हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे। एंड जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग एक नया टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसका नाम था इनवॉइसेस इन जीएसटी। जीएसटी में जो डिफरेंट इनवॉइसेस है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कभी ना कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक इनवॉइस के बारे में हम लोगों ने बात किया था जो था आपका टैक्स इनवॉइस। हम लोगों ने बात किया था टैक्स इनवॉइस क्या होता है, कब इशू किया जाता है, क्या क्या कॉन्टेंट्स इसमें रहते हैं, ओके, क्या टाइम लिमिट है टैक्स इनवॉइस का इन केस ऑफ गुड्स एंड इन केस ऑफ सर्विसेज, ओके। उसके बाद टैक्स इनवॉइस का इंपॉर्टेंस क्या है, कितने कॉपीज में टैक्स इनवॉइस इशू किया जाता है। और मैंने आपको बोला था कि जो मैक्सिमम केसेस में जिन लोगों ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है मैक्सिमम केस में टैक्स इनवॉइस इशू किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनवॉइस की अगर मैं बात करूं जीएसटी में, दैट इज योर टैक्स इनवॉइस। लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कि टैक्स इनवॉइस की तरह ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जीएसटी में। और जब टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया जाता है तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ना ये इशू किया जाता है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आप लोगों का आता है टैक्स इनवॉइस के बाद वो है बिल ऑफ सप्लाई। सर ये बिल ऑफ सप्लाई क्या है? देखो, जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करता है जिसपे जीएसटी नहीं लगता है, या फिर अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन ना कंपोजिशन स्कीम आपको याद आ रहा है, हम लोगों ने कंपोजिशन स्कीम के बारे में पढ़ा था कि गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसमें कोई भी ट्रेडर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया या फिर अदर कोई सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ये लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्सेशनल रेट पे जीएसटी दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये 1% है, कुछ लोगों के लिए ये 2.5% है, कुछ लोगों के लिए 5% है। मतलब सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5, टोटल जीएसटी 5% का है। कुछ लोगों के लिए ये 6% का भी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेशनल जीएसटी रेट्स है। अगर आप इसे चूज करते हो तो इसे बोला जाता है कंपोजिशन स्कीम। आपको आईटीसी वगैरह नहीं मिलेगा, अदर बेनिफिट जीएसटी का नहीं मिलेगा, आप कम रेट में टैक्स दे सकते हो, ठीक है, बहुत ही कम रेट में आप टैक्स दे सकते हो। तो बिल ऑफ सप्लाई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले चुका है वो ही इशू कर सकता है। लेकिन दो तीन कंडीशन है कि पहला कंडीशन है कि भाई आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे, मतलब आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। और तीसरा है कि आपने कंपोजिशन स्कीम में, अगर कंपोजिशन स्कीम लिया है तो आप क्या कर सकते हो, बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो। तो बिल ऑफ सप्लाई क्या है, चलिए एक बार देखते हैं। चलो, अगर बिल ऑफ सप्लाई की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, ए बिल ऑफ सप्लाई इज ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन instead of a tax invoice when GST is not chargeable on the supply, okay? अगर सप्लाई में जीएसटी चार्ज नहीं किया जा रहा है तो टैक्स इनवॉइस की जगह आप क्या कर सकते हो, बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो। बिल ऑफ सप्लाई इन दोनों केस में इशू किया जा सकता है। ए बिल ऑफ सप्लाई इज इशूड इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ द एग्जेम्प्टेड गुड्स और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। सेकेंड आप लोगों का है सप्लायर इज पेइंग टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम, सप्लायर इज पेइंग टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम, सही है। तो ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगा, अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आप बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो। या तो आप एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, या तो आप ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखा है तो आप बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो, ठीक है सर। सर एक बात बताइए कि बिल ऑफ सप्लाई में कंटेंट क्या क्या रहेगा? सर बिल ऑफ सप्लाई में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मेंशन करना है? देखो, आज लाइक योर टैक्स इनवॉइस, इसमें भी बहुत सारे चीजें आपको क्या करना है, मेंशन करना है। अगर आप एक सप्लायर हो तो आपको पहले क्या चीज देना है, आज लाइक योर टैक्स इनवॉइस में जैसे था आपका नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर। सो नेम, एड्रेस, जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपका वो है सीरियल नंबर, कि उस इनवॉइस का नंबर क्या है वो भी आपको लेना है, सीरियल नंबर, जो कि यूनिक होगा हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। उसके बाद जो आपको लेना है वो है डेट ऑफ इशू,
ठीक है। उसके बाद जो आपको लेना है वो है डेट ऑफ इशू। सो डेट ऑफ इशू आपको लेना है कि कौन से डेट को टैक्स इनवॉइस सॉरी बिल ऑफ सप्लाई इशू किया गया था। उसके बाद आपको देखना है नेम, एड्रेस, जीएसटीएन और यूआईएन ओके ऑफ द रिसिपेंट। देखो अगर रिसिपेंट एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको क्या करना है, पहले तो सप्लायर अपना चारों मतलब जो चार मेन चीजें वो मेंशन करना चाहिए, नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, उसके बाद सीरियल नंबर और उसके बाद कौन सी डेट को इशू किया गया। ये डॉक्यूमेंट्स बिल ऑफ सप्लाई हो, टैक्स इनवॉइस हो, दोनों के लिए सेम है। ये टैक्स इनवॉइस में भी देना है और ये बिल ऑफ सप्लाई में भी देना है और ये आपका बिल ऑफ सप्लाई में भी देना है, बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, सही सर। तो ये आपको टैक्स इनवॉइस में भी देना है, ये आपको बिल ऑफ सप्लाई में भी देना है, दोनों जगह पे ये आपको देना है। अच्छा, नंबर 4 पे जो है वो है नेम, एड्रेस एंड जीएसटीएन ऑफ द रिसिपेंट। रिसिपेंट अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसके पास जीएसटी नंबर है, तो उस केस में आपको नेम देना है, एड्रेस देना है और जीएसटीएन का नंबर देना है। उसके बाद अगर आपका गुड्स है तो एचएसएन कोड होगा, तो एचएसएन कोड, और अगर आपका सर्विस है तो एसएससी कोड होगा, एसएससी कोड फॉर सर्विसेस आपको देना है। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, कौन सी सर्विस है, कौन सा गुड है, वो आपको डिस्क्रिप्शन देना है क्वांटिटी के साथ। उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई, सप्लाई का वैल्यू क्या है वो भी आपको बताना है, कितना गुड्स और सर्विसेज आपने सप्लाई किया है। उसके बाद आप लोगों को जो देना है वो है सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और ऑथराइज्ड पर्सन। ओके, सप्लायर का या फिर जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसका सिग्नेचर या फिर डिजिटल सिग्नेचर आपको अटैच करना है डॉक्यूमेंट में। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन देना है जो है टैक्स इज नॉट पेएबल ऑन दिस सप्लाई। तो आपको ये बताना है कि भाई ये जो सप्लाई है उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। सो टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस सप्लाई, ये भी आप लोगों को लिखना है। ओके, द अमाउंट टैक्स अमाउंट इज नॉट शोन इन ए बिल ऑफ सप्लाई। हमेशा आपको याद रखना है कि बिल ऑफ सप्लाई में आपको कोई भी जीएसटी का रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लोग बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। सही है, बिल्कुल सर। चलो आगे चलते। सर बिल ऑफ सप्लाई आपको कब इशू करना है? टाइम लिमिट फॉर इशूइंग बिल ऑफ सप्लाई इज द सेम एज इन दैट केस ऑफ टैक्स इनवॉइस। भाई उसी टाइम पे इनवॉइस इशू करना है बिल ऑफ सप्लाई जो कि टैक्स इनवॉइस के टाइम पे था। एक ही केस में क्या होगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और रिमूवल ऑफ द गुड्स। सप्लाई ऑफ द सर्विसेज के केस में अगर मैं बोलूँ विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, 45 days फॉर द बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनीज एंड 60 days इन केस ऑफ आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, अच्छा, बिल ऑफ सप्लाई के कितने कॉपीज इशू किया जाएगा सर? आज यूजुअल आपकी बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस दोनों के केस में बराबर है। अगर गुड्स है तो 3 कॉपीज आपको इशू करना है बिल ऑफ सप्लाई के केस में, ओरिजिनल फॉर रिसिपेंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर द सप्लायर। ओके, उसके बाद सप्लाई ऑफ द सर्विसेज के केस में 2 कॉपीज इशू करना है, ओरिजिनल फॉर द रिसिपेंट, डुप्लीकेट फॉर द सप्लायर। सही है, डन सर। तो ये था सर बिल ऑफ सप्लाई। अब थोड़ा सा बात करते हैं और 2 डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका क्रेडिट नोट और एक है आपका डेबिट नोट। ओके, तो सर ये क्रेडिट नोट क्या है, ये डेबिट नोट क्या है? कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, एमसीक्यू के टाइप पे आ सकता है, शॉर्ट नोट के हिसाब से भी आ सकता है। सो क्रेडिट नोट सर क्या है, चलो देखो। ए क्रेडिट नोट इज इशूड बाय ए रजिस्टर्ड सप्लायर when the value or the tax charge in the original tax invoice is more than the correct amount, okay, or when the goods are returned or services are deficient। अच्छा देखो क्या है कि होता क्या है कि आपने किसी को गुड्स भेजा, ओके, और वहां से गुड्स रिटर्न आ गया। ठीक है, आपने किसी को गुड्स भेजा और वहां से गुड्स सेल किया आपने और वो रिटर्न आ गया, या फिर आपने क्या किया है when the value or the tax charge in the original tax invoice is more than the correct amount। okay, अगर आपने ज्यादा वैल्यू का ज्यादा टैक्स चार्ज कर लिया है या फिर ज्यादा वैल्यू शो कर लिया है, सपोज आपको शो करना था 11,000 का इनवॉइस वैल्यू, ठीक है, लेकिन आपने गलती से 10,000 शो कर लिया, सॉरी आपने गलती से 12,000 शो कर लिया है। ठीक है, आपको 11,000 शो करना था, आपने गलती से 12,000 शो कर लिया है, 1,000 रुपए आपने ज्यादा दिखाया है इनवॉइस में वैल्यू,
तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, ये जो 1000 रुपये है ना उसके लिए। या फिर अगर आपने ज़्यादा टैक्स चार्ज कर लिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने गुड्स भेजा किसी को, वहाँ पे डिफेक्ट निकला और उसने रिटर्न कर लिया, तो उस केस में भी आपको क्रेडिट नोट इशू करना है। ठीक है, देखो व्हेन इज क्रेडिट नोट इशूड, कब आपको क्रेडिट नोट इशू करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए क्रेडिट नोट इज इशूड इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, आपका गुड्स आर रिटर्न बाय द रिसिपेंट, अगर रिसिपेंट ने गुड्स आपको रिटर्न कर लिया है तो आपको क्रेडिट नोट इशू करना है। दूसरा है सर्विस प्रोवाइडेड आर डेफिशिएंट और नॉट एज पर द एग्रीमेंट, अगर आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड किया है और वो बोल रहा है कि आपको जिस क्वालिटी का सर्विस या फिर जितना सर्विस देना चाहिए था आपने नहीं दिया, और उसके लिए भी आपको क्या होगा, पेमेंट अगर हो गया तो आपको दोबारा क्रेडिट नोट इशू करना है। एक्सेस प्राइस चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस, अगर ज़्यादा प्राइस आपने चार्ज किया है और एक्सेस जीएसटी अगर आपने चार्ज किया है, तो इन चारों केस में यू कैन इशू ए क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट इशू करने के बाद इसका मेजर पर्पज क्या होता है, सर क्यों क्रेडिट नोट इशू किया जाता है? हमें तो ये समझ में आ गया कि क्रेडिट नोट इशू किया जाता है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड सप्लायर होता है वही क्रेडिट नोट इशू करता है, लेकिन क्यों करता है सर? देखो, टू रिड्यूस द टैक्सेबल वैल्यू और द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर टू करेक्ट द एरर इन द ओरिजिनल इनवॉइस। दो पर्पज के लिए नॉर्मली क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। पहला तो ये है कि सप्लायर को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा अगर हम क्रेडिट नोट इशू नहीं करेंगे, क्योंकि आपने सामान भेजा लेकिन रिसिपेंट ने रिटर्न कर लिया, तो ओरिजिनली गुड्स आपके पास आ गया, जो पैसा आपने रिसीव किया था वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो उस केस में आपको क्रेडिट नोट के हिसाब से इसे शो करना है कि भाई हमारे पास गुड्स रिटर्न आ चुका है, हमने इसे सेल नहीं किया है, ठीक है, तो आपका टैक्स लायबिलिटी कम होगा। अगर आपने कोई ज्यादा मिस्टेक वगैरह करके प्राइस वगैरह इंक्रीज कर लिया है तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में भी आपको क्रेडिट नोट इशू करने से जो आपने एक्सेस प्राइस चार्ज किया है वो कैंसिल हो सकता है। सही है, बिल्कुल। अच्छा सर, कब क्रेडिट नोट आपको इशू करना है? देखो, ए क्रेडिट नोट मस्ट बी डिक्लेयर ऑन और बिफोर, ए क्रेडिट नोट मस्ट बी डिक्लेयर ऑन और बिफोर 30th November of the following financial of the end of the following financial year in which supply was made or the due date of filing annual return whichever is earlier। अच्छा देखो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पे सर जीएसटी का एनुअल रिटर्न, इसका ड्यू डेट सर कब है? जीएसटी एनुअल रिटर्न ड्यू डेट कब सर जीएसटी का एनुअल रिटर्न भरा जाता है? तो इसका आंसर है 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर को आपका जीएसटी का एनुअल रिटर्न भरा जाता है। तो क्या बोल रहा है सर ये? देखो, अगर मैं बात करूं 24-25 फाइनेंशियल ईयर की, 24-25 फाइनेंशियल ईयर की, तो इस ईयर के लिए आप क्रेडिट नोट मैक्सिमम कब इशू कर सकते हो? 25 मतलब नवंबर 30 नवंबर 2025। तो क्रेडिट नोट इशू करने का डेट अभी जा चुका है 24-25 ईयर के लिए। अगर मैं बात करूं सर 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो इस ईयर के लिए आप क्रेडिट नोट कब तक इशू कर सकते हो? 30 नवंबर 2025। 30 नवंबर 2025 को आप क्या कर सकते हो? क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, ठीक है। तो जिस साल आपका इनवॉइस में कोई गड़बड़ी हुआ है, जिस साल आपका गुड्स रिटर्न हुआ है, क्रेडिट नोट आप उसी साल की एंड से 30 नवंबर के बीच में, मतलब नेक्स्ट ईयर की नवंबर के बीच में आप क्या कर सकते हो? नवंबर तक आपके पास टाइम है टू इशू क्रेडिट नोट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, अच्छा क्रेडिट नोट इशू करने के बाद सर होगा क्या? देखो, क्रेडिट नोट इशू करने के बाद जीएसटी लायबिलिटी ऑफ द सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपने कोई बेचा नहीं है सामान, या फिर आपने गलती से एक्सेस सेल शो कर दिया था, तो इसलिए जीएसटी लायबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो आपका जो आउटपुट लायबिलिटी है, जीएसटी देने की जो लायबिलिटी होगा वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सर क्रेडिट नोट क्या है? बेसिकली क्रेडिट नोट एक ऐसा नोट है जो कि सप्लायर इशू करता है, एक रजिस्टर्ड सप्लायर इशू करता है टू रिसिपेंट, जब चार चीजें होता है, या तो गुड्स रिटर्न हो रहा है, या तो आपने क्या किया है, अगर आपका गुड्स रिटर्न हो रहा है, या फिर आपने कम गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किया है, गुड्स और सर्विसेज में कोई डेफिशिएंट है, या फिर अगर आपने प्राइस एक्सेस चार्ज किया है
और या फिर आपने टैक्स एक्सेस चार्ज किया है, इन चारों केस में जो सप्लायर है वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। सही है, बिल्कुल सर। सर अब बात करते हैं जरा डेबिट नोट की। सर डेबिट नोट क्या है और ये कब इशू किया जाता है सर, चलो देखते हैं। देखो, डेबिट नोट इज इशूड बाय द सप्लायर व्हेन द टैक्सेबल वैल्यू और द जीएसटी चार्ज इन द ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस इज लेस देन द करेक्ट अमाउंट। जैसे मैंने बोला, क्रेडिट नोट का ऑपोजिट है डेबिट नोट। ओके, अगर आपका इनवॉइस होना चाहिए था 10,000 का, लेकिन सर आपने इनवॉइस शो किया है 9,000 का, यानी कि आपने कम शो किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल टैक्स अमाउंट, ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस से अगर अमाउंट आपका क्या है, लेस है ना, आपका ओरिजिनल टैक्स अमाउंट करेक्ट अमाउंट से लेस है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। व्हेन इज ए डेबिट नोट इशूड, देखो, अंडर चार्जिंग ऑफ द प्राइस, अंडर चार्जिंग ऑफ द जीएसटी, एडिशनल अमाउंट रिकवर लेटर, रिवीजन इन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। या तो पैसा बढ़ गया, आपने रिसिपेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई इतने का पैसा मिलेगा, लेकिन आपने बाद में ड्यू टू सम रीजन प्राइस को इंक्रीज किया, तो उसे अब ज्यादा पैसा देना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने ज्यादा पैसा चार्ज किया है ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू लेट पेमेंट और ड्यू टू इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल प्राइस और ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्ट प्राइस। अगर आपने प्राइस कम चार्ज किया है, अंडर चार्जिंग ऑफ द प्राइस और अंडर चार्जिंग ऑफ द जीएसटी, ये दोनों सबसे मेन रीजन है, अंडर चार्जिंग ऑफ द प्राइस और अंडर चार्जिंग ऑफ द जीएसटी। 10,000 का बिल बनाना चाहिए था, आपने बनाया है 9,000 का, तो अब आप क्या करोगे, 1,000 का डेबिट नोट बनाओगे। ठीक है, आपको 10,000 का बिल बनाना चाहिए था, आपने बनाया है 9,000 का, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1,000 का एडिशनल बिल बनाना पड़ेगा एज ए डेबिट नोट। ओके, अच्छा, पर्पज ऑफ द डेबिट नोट क्या है, डेबिट नोट क्यों इशू किया जाता है सर, टू इंक्रीज द टैक्स लाइबिलिटी, टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी पेबल टू करेक्ट द शॉर्ट लेवी ऑफ टैक्स। दो चीजें, एक तो आपको करेक्ट करना है कि जितना आपका शॉर्टेज है वैल्यू ऑफ सप्लाई में या फिर टैक्स में, उसे करेक्ट करना है, और जितना करेक्ट जीएसटी है वो आपको देना है। ठीक है, टाइम लिमिट क्या है सर, नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड अंडर जीएसटी लॉ, डेबिट नोट कैन बी इशूड एनी टाइम व्हेन द नीड अराइज। देखो, जब भी आपको जरूरत पड़ेगा आप एक डेबिट नोट इशू कर सकते हो। जब भी आपको लगता है कि आपने कम टैक्स चार्ज किया या फिर कम अमाउंट शो किया है, यू कैन इशू ए डेबिट नोट। तो डेबिट नोट के लिए कोई प्रॉपर टाइम लिमिट नहीं है, ये आपको एक चीज ध्यान देना है। ओके, इफेक्ट ऑन जीएसटी लाइबिलिटी, जीएसटी लाइबिलिटी में सर क्या इफेक्ट आएगा, देखो, जीएसटी लाइबिलिटी आपका बढ़ जाएगा, जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर इंक्रीज, क्योंकि आपने अगर शो किया होगा कम अमाउंट, तो आपने कम अमाउंट का जीएसटी भी दिया होगा। अगर आप अभी ज्यादा करना चाहते हो, अब एक्सेस अमाउंट शो करना चाहते हो, तो आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा एडिशनल। सो जीएसटी लाइबिलिटी आपका बढ़ जाएगा, एडिशनल टैक्स इज पेबल, आपको एडिशनली टैक्स भी देना पड़ेगा। सही है, सही है सर। सर क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट में क्या डिफरेंस है, देखो, इशू कब किया जाएगा, पहला डिफरेंस तो सर वही है, एक्सेस वैल्यू टैक्स चार्ज, एक्सेस वैल्यू और टैक्स चार्ज, जब एक्सेस टैक्स चार्ज किया होगा ओरिजिनल अमाउंट से, तो क्या होगा, क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। जब लेस वैल्यू और लेस टैक्स चार्ज किया होगा तो डेबिट नोट इशू किया जाएगा। इफेक्ट ऑन टैक्स लाइबिलिटी, ये क्या करेगा, टैक्स लाइबिलिटी डिक्रीज करेगा, ये क्या करेगा, टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा। अच्छा सर, एक और चीज है, इशूड बाय द सप्लायर, ये भी सप्लायर इशू करेगा, तो ये तो कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं। ओके, यहां पे सर टाइम लिमिट है 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज लोअर, यहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। ओके, और यहां पे ये भी ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस को लिंक है और ये भी ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस को लिंक है, तो ये भी कोई डिफरेंस नहीं हुआ। बेसिकली 4 डिफरेंस है, सही है, 3 डिफरेंस है। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बिल ऑफ सप्लाई के बारे में एक डिटेल वीडियो। होपफुली आपको क्लास पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक बार लाइक कर लीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। इसे शेयर करिए बीकॉम के बच्चों के साथ, सो दैट हमारी जो पर्पज है वो फुलफिल हो पाए। मिलेंगे एक और वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।